हम भली सत्ता पक्ष में हों विपक्ष में हों, लेकिन चूंकि खुली बात हो रही है तो इसको किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सरकारी योजनाएं होने के बाद भी जी हमारे यहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है जी वो हमेशा बड़ा नॉन रिस्की टाइप का रहा है। आप जी बैंक में भी लोन लेने जाओ वो पता नहीं इतने प्रकार की आपकी पड़ताल करेंगे, और जब आप उनको अपना बिजनेस आइडिया बताओगे जी तो हमेशा उस बिजनेस आइडिया को ही प्रपोज करेंगे या मानेंगे जो शुरू से हिट रहा है, बिल्कुल जिसमें जो हो उनको चुका है जी वापसी का गारंटी है। हो 99% MBA करने वाले नौकरी कर रहे हैं यार। ये बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि यार जो उसको जो स्थापित करने चाहिए, व्यवसाय करने चाहिए, जो चीज हम लोगों को 10 रुपए में मिलनी चाहिए थी वो हमने 150 रुपए में खरीदी। अच्छा उस समय ये उस समय का पता नहीं, अपने ही बीच के लोग थे, इसी देश के लोग थे जो आपदा में अवसर देख रहे थे कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आप कोरोना से ग्रसित होते हैं तो आपके पूरे ट्रीटमेंट की जवाबदारी हमारी रहेगी। बड़े से बड़े अस्पताल में आपका ट्रीटमेंट कराया जाएगा, 1 रुपए भी आपको खर्च नहीं करना, उसकी भी पूरी जवाबदारी हमारी रहेगी। वो सारी चीजें इसलिए भी थी कि एक तो लोगों का मनोबल ना टूटे, और कोई व्यक्ति अपनी जीवन को रिस्क में डालकर काम कर रहा है तो उसके लिए कम से कम उसके परिवार के लिए हमें इतना एश्योरेंस देना चाहिए। आपके क्षेत्र में खास करके जैसे कि एक योजना चलती है कन्यादान योजना, आपके यहाँ ये विगत 21 सालों से, क्योंकि योजना तो शायद उससे बाद में आई है, 2005 से आई। इसको लेकर के काफी चर्चा होती है, ये आप बताइए कि ये कैसा है, और शायद आप उसी में आपकी भी शादी हुई है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है हाँ। और सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता से नहीं है, परेशानी भीतर घात से होती है राजनीति में। जो स्वयं के कार्यकर्ता होते हैं, जो स्वयं के नेता होते हैं, जिस पार्टी में वो काम करते हैं, डेवलपमेंट के कारण हमारी इस विधानसभा का नाम होता है, गड़ाकोटा का नाम होता है, भैया गोपाल भार्गव का नाम होता है जी, और सर्वस्पर्शी राजनीति करने के कारण भैया गोपाल भार्गव। अच्छा, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। नमस्कार, NYS इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंची है रेहली विधानसभा, ये सागर डिस्ट्रिक्ट में आती है, और हमारे साथ प्रदेश के सबसे युवा और सबसे चर्चित चेहरे, युवाओं में खास करके आज हमारे साथ हैं अभिषेक गोपाल भार्गव जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NYS इंडिया की चैनल पर। पहले तो ऐसा मेरा आपसे, मैं भाई साहब आपको बोल सकता हूँ, आप बड़े हैं तो मैं जनरली तो खैर भाई साहब, सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि युवाओं को खास करके जो राजनीति परिवार से आते हैं, नेपोटिज्म का सबसे ज्यादा उनको क्वेश्चन झेलना पड़ता है, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है भी, क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे आए हुए हैं जी कि जो परिवार के वरिष्ठ लोग राजनीति करते रहे जी, और उनकी जो युवा पीढ़ी रही वो कहीं विदेशों में पढ़ती रही, कहीं बाहर पढ़ती रही, किसी पार्टी से ज्यादा लेना देना नहीं रहा, या पार्टी में काम नहीं किया, क्षेत्र में कभी आए नहीं, और फिर सडनली जिसको अपन पैराशूट लैंडिंग कहते हैं वो करके आ जाते हैं। अच्छा। और उन्हें पार्टी टिकट भी दे देती है। ये जो उदाहरण बने हुए हैं इंडियन पॉलिटिक्स में जी, इन्होंने परिवारवाद की राजनीति को बहुत खराब किया है। अच्छा, जैसा कि मैं अपने लिए कहूं तो मैं लगभग 15 साल से अपनी विधानसभा क्षेत्र में और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, और वर्तमान में मैं किसी पद का आकांक्षी नहीं जी, मुझे टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कुछ चीजें नेचुरली उभर कर आती हैं जिसमें मेरा नाम निकल कर आ रहा है, और स्वभावगत लोगों की यह बात निकलती है कि अब ये लड़ रहे हैं तो फिर इनके पुत्र भी लड़ेंगे या इनके भाई लड़ेंगे। ये सब राजनीति का अपना एक चेहरा। हम जिस पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जी, उसमें पार्टी ने बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर करके रखी हुई है जी। पहला बात तो यही है, पहली बात कि एक साथ दो लोगों को टिकट नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता था कि पिता भी लड़ रहे हैं, भाई भी लड़ रहा है, भतीजा भी लड़ रहा है, चाचा भी लड़ रहा, बेटा भी लड़ रही, पत्नी भी लड़ रही, एक घर में 3-3 4-4 टिकट अलग अलग क्षेत्रों से दे दी जाती थी, या फिर पद बांट दिए जाते थे। डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कोई है तो किसी को सरकार में पद मिल जाता था, कोई मंत्री बन जाता था, नहीं किसको निगम मंडल में मिल जाता था, कोई जिला पंचायत में चले जाते थे। ये सारी चीजें हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी चीजों को कम किया है और खत्म करने की स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। एक बार में परिवार का एक व्यक्ति ही राजनीति करेगा, ऐसा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में तय हुआ है। और नेपोटिज्म की बात आप सही है, बिल्कुल परिवारवाद के जो
पूर्व के उदाहरण हैं और कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने राजनीति में आकर कुछ खास किया नहीं, जी स्वयं के उपयोग के लिए राजनीति की, और उनके बनने से, आने से, राजनीति में आने से ना उनके क्षेत्र को कोई फायदा हुआ, ना पार्टी को कोई फायदा हुआ। निश्चित रूप से ये उदाहरण परिवारवाद की संज्ञा को खराब करने वाले लोग हैं। अच्छा। और परिवारवाद वैसे भी किसी भी क्षेत्र में हो वो ज्यादा अच्छा नहीं मानते जब तक परिवार के लोग, जिनको अपन उत्तराधिकारी कहते हैं, वो अपने आप को साबित ना करें। तत्काल में आकर पैराशूट लैंडिंग करके आप निश्चित रूप से किसी ना किसी कार्यकर्ता का अधिकार मारते ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको मैं कभी नकारता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप अपने आप को साबित करते हो, संगठन में साबित करते हो, क्षेत्र में साबित करते हो, तो फिर वो परिवारवाद श्रेणी में नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भैया आपका जो मैं जहाँ तक जब से मैं सक्रिय हुआ हूँ सोशल मीडिया और इसमें राजनीति के क्षेत्र मतलब मैं अध्ययन के रूप में, आप कोविड का समय था जब आपकी लोकप्रियता काफी हद तक बहुत बड़ी थी मध्य प्रदेश में, खास करके युवाओं के बीच में, जो आपने काम करके दिखाया है गढ़ाकोटा के क्षेत्र में। तो ये इसका थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि कोविड का वो दौर जो आपने जब काम किया था तो वो कैसा दौर था? दो दौर देखे हैं हमने कोविड के। जी एक लॉकडाउन का टाइम था, पहला लॉकडाउन जब लगा था, जी तो ये जहाँ सामने दुकानें बनी हुई हैं, जी यही वो स्थान था जहां पर हम लोगों ने अपना भंडारा चलाया था। जो मजदूर हमारे यहाँ से निकल रहे थे, राजस्थान से आ रहे थे, गुजरात से आ रहे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, कोई छत्तीसगढ़ जा रहा था, कोई पश्चिम बंगाल जा रहा था, यहाँ से निकलने वाले लोग थे। वो समय हमने देखा, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, एक भी दुकान नहीं खुली थी, कोई होटल नहीं खुली थी, लोगों के लिए पीने का पानी भी मिलना दुश्वार था उस समय। तो हम लोगों ने यहीं पर 24 घंटे लंगर चलाया। जितने भी लोग यहाँ से निकलते थे उन सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना, उन लोगों के लिए जो भी सामग्री वो मांगते थे, यहाँ तक कि बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराना, चॉकलेट, बिस्किट, जितना भी हमसे बन सका वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध कराने का काम किया। और उसमें एक भी व्यक्ति हमारे खुद के विधानसभा क्षेत्र का नहीं था। हम प्रतिदिन 25 से 30 हजार लोगों के लिए खाने के पैकेट उपलब्ध कराते थे। राउंड द क्लॉक हमारा यह काम चलता था, एटलीस्ट 20 घंटे तो चलता ही था। और ये कहते हुए खुशी है कि ऐसे लोगों की सेवा करके आत्मा प्रसन्न हुई थी, और ऐसा लगता था कि ये लोग जो हमारे शहर से निकल के जा रहे हैं, भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। तो गढ़ाकोटा का नाम, हमारी रेहली विधानसभा का नाम जीवन भर, जब तक वो कोरोना को याद करेंगे तब तक वो रेहली को भी याद करेंगे, हमें याद करेंगे। ये मन में एक भाव था कि कोई भी व्यक्ति हमारे नगर से निकल रहा है तो भूखा प्यासा ना जाए। जो लोग पैदल निकले, जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं थे, हमने उनको जूते चप्पल भी उपलब्ध कराने का काम किया। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो स्वयं के सुख के लिए होती है। बिल्कुल, इनको करके आपको आत्मा से अच्छा लगता है, मन से अच्छा लगता है, और एक संतुष्टि का भाव होता है कि आपने अपने मनुष्य जीवन को धन्य किया है। एक वो दौर था। दूसरी बार जब कोरोना की वेव आई, फिर लॉकडाउन लगा, और उस समय तो आप ये मानकर चलो कि लोगों की जो हालत हो रही थी जी, अस्पतालों में पलंग उपलब्ध नहीं थे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन का उस समय बड़ा चलन था, की उपयोगिता थी, डिमांड थी, वो उपलब्ध नहीं थे। उस समय हम लोगों ने अपने स्तर पर, स्वयं के स्तर पर, बिना किसी सरकारी सुविधा के, बिना किसी सरकारी साधन संसाधन के, जी, हमने तय किया कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना सेंटर खोलेंगे। उसके लिए बाकायदा हमने डॉक्टर्स अपॉइंट किए, खुद की खर्चे पर एक बहुत बड़ा स्टाफ, जिसमें नर्सेस, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्वयं, बाहर से डॉक्टर्स भी हम आए लोगों थे। ने बाकायदा विज्ञापन निकाला था, एडवर्टीजमेंट निकाला था कि 5 लाख रुपए हम आपको देंगे, नर्सेस को इतना देंगे। तो काफी लोग आए। अच्छा, उसमें पैसों के कारण नहीं, एक काम करने का जज्बा उस वर्ग में था, वो लोग हमसे जुड़े। हमने तरह तरह की मेडिसिन, जो उस समय काफी उपयोगी हो सकती थी कोरोना के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, हम लोगों ने उनकी व्यवस्था की। दुख इस बात का भी है, आज तक मैं ध्यान करता हूँ कि जो चीज हम लोगों को 10 रुपए में मिलनी चाहिए थी, वो हमने 150 रुपए में खरीदी। अच्छा, उस समय, ये उस समय का पता नहीं
अपने ही बीच के लोग थे, इसी देश के लोग थे जो आपदा में अवसर देख रहे थे। तो निश्चित रूप से, लेकिन कहना चाहूंगा कि हमने ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराया लोगों को, हमने दवाइयां भी उपलब्ध कराई लोगों को, भोजन भी उपलब्ध कराया लोगों को, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा, और पूरी व्यवस्था हम लोगों ने निःशुल्क की। 1 रुपया भी हमने किसी को नहीं लगने दिया। हमने डॉक्टर्स से बात की, हमने सागर के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बात की, हमने उनका भी सहयोग लिया। हमारे लिए निजी रूप में हमने जितना प्रयास किया, उतना हमें समाज से भी सहयोग मिला। अच्छा, डॉक्टर्स जो बाहर से आए थे उनकी, जो क्योंकि लाइफ रिस्क का काम था वहां पर, तो उसके लिए आपने कुछ उनसे वादे किए थे कि अगर कुछ होता है तो हम निश्चित रूप से जी। मैंने पूरे स्टाफ को एश्योर किया हुआ था जी उसमें केवल डॉक्टर्स नहीं थे, जी सभी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नॉन मेडिकल स्टाफ और हमारे जितने कार्यकर्ता इस पूरे काम में लगे हुए थे, उनको मैंने एश्योरेंस दिया हुआ था कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आप कोरोना से ग्रसित होते हैं तो आपके पूरे ट्रीटमेंट की जवाबदारी हमारी रहेगी। बड़े से बड़े अस्पताल में आपका ट्रीटमेंट कराया जाएगा, 1 रुपए भी आपको खर्च नहीं करना, उसकी भी पूरी जवाबदारी हमारी रहेगी। वो सारी चीजें इसलिए भी थी कि एक तो लोगों का मनोबल ना टूटे, और कोई व्यक्ति अपनी जीवन को रिस्क में डालकर काम कर रहा है तो उसके लिए कम से कम उसके परिवार के लिए हमें इतना एश्योरेंस देना चाहिए, ऐसा मेरा भाव था उस समय। तो उस कारण से लोगों ने भी बड़ी तत्परता के साथ काम किया था। बिल्कुल। भैया आप एक चीज बताइए, गढ़ा कोटा का जो नाम है, एक ऐतिहासिक रूप से तो हम लोग देख रहे हैं महत्वपूर्ण है ये, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि हम लोग देखें। दूसरा, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी काफी महत्वपूर्ण ये नाम होता है, इसका क्या कारण है? ये आपके तरीके से मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को तो खैर पता है। 1985 में पहली बार मेरे पिताजी ने विधानसभा का चुनाव जी रहली सीट से लड़ा था। हमारे ये जो विधानसभा की सीट है ये रहली कहलाती है। एक जो हमारा नगर है, कस्बा, इसको गढ़ाकोटा कहते हैं और हम इसी से आते हैं जी। इसका नाम इसलिए भी क्योंकि 1985 में जो लहर थी वो कांग्रेस की लहर थी। उस समय इंदिरा जी का निधन हुआ था और अच्छे अच्छे लोग उस लहर में बह गए थे। बिल्कुल उस समय हमारे यहाँ राजीव गांधी जी की सभा हुई थी अगेंस्ट में। अच्छा। हाँ, उसके बावजूद भी भैया गोपाल भार्गव यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर, और उसके बाद से लेकर अभी तक 8 बार हो चुके हैं। ये उनका 9वां चुनाव होगा। लगातार इस विधानसभा से वो विधायक हैं और 2003 के बाद से मंत्री हैं जी। ये तो एक सामान्य बात हुई जी, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने जो डेवलपमेंट इस क्षेत्र का किया जी, रहली का, गढ़ाकोटा का, शाहपुर का, हमारी पूरी विधानसभा का, ये इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाता है। डेवलपमेंट के कारण, एक तहसील स्तर पर डेवलपमेंट के कारण, एक कस्बे के स्तर पर डेवलपमेंट के कारण, और एक आइडल विधानसभा होने के कारण, मतलब डेवलपमेंट का एक मॉडल अगर हम अपनी विधानसभा को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके कारण हमारी रहली विधानसभा का, हमारा गढ़ाकोटा का नाम होता है। गोपाल भार्गव जी जिस तरीके की राजनीति करते हैं उसके कारण उनका भी नाम है और उनसे जुड़ा हुआ गढ़ाकोटा का भी नाम है। ये मेरी जितना अनुभव है, जितनी सोच है, सबसे पहला डेवलपमेंट के कारण हमारी इस विधानसभा का नाम होता है, गढ़ाकोटा का नाम होता है, भैया गोपाल भार्गव का नाम होता है जी, और सर्वस्पर्शी राजनीति करने के कारण भैया गोपाल भार्गव। अच्छा, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं शायद तीसरी बार मैं इस रोड से निकल रहा हूँ। हम कटनी से दमोह होते हुए अगर आप विदिशा और भोपाल जाएंगे तो गढ़ाकोटा आ गया, ये अलग ही दिख जाता है बाहर से जब हम लोग एंटर करते हैं, और अंदर से तो खैर दिखता ही है। खैर ये तो गढ़ाकोटा की कोटा की बात हुई सर। भैया एक चीज, मेरा ये प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में अक्सर देखा जाता है, हम युवा देश हैं, पूरे विश्व में सबसे युवा कंट्री हमको कहा जाता है, लेकिन भारतीय राजनीति में हम लोगों को युवाओं का प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि आज देखिए 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, 230 विधायक हमारे यहाँ चुन करके विधानसभा में जाते हैं, ऐसे ही लोकसभा में, तो युवाओं का प्रतिनिधित्व क्यों अभी कम है भारतीय राजनीति में? खासकर ये बढ़ रहा है, आपने सही कहा, कम है जी, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अब प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। अच्छा, राजनीति शुरू से एक अनुभव का विषय रहा है जी, राजनीति में अनुभव की कभी कोई काट रहती नहीं है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना काम करोगे आपको हमेशा सीखने की गुंजाइश बनी रहेगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजनीति में परिपक्व
पूर्णतः हो। जी। हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां वो करते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, कभी कभी फायदा होता है। तो राजनीति के अनुभव का विषय रहा है, इसीलिए राजनीति में अनुभवी लोग अच्छा ज्यादा हैं। अच्छा। इसीलिए जी युवाओं में ऊर्जा ज्यादा होती है, युवा कार्य जो उनको बताया जाए, जो दिशा उनको दी जाए, उस पर बेहतर तरीके से चलते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन राजनीति बड़ा क्लिष्ट विषय है जी, और बहुत साधारण कठिन। नहीं है। मैं भी सोचता था, जिस प्रकार से राजनीति को मैं देखता था, जी। उस समय शुरू में मेरी यही सोच होती थी, जिंदाबाद नारे लग रहे हैं, हाँ हाँ। एक ग्लैमर है, लोग पैर पड़ रहे हैं, जी, मिलने जी। के लिए खड़े हैं, मालाएं पहना रहे हैं, जयकारे गूंज रहे हैं। राजनीति मेरे लिए उतना ही था। जी लेकिन जब मैं उसमें अंदर आया तब मुझे पता चला कि राजनीति कितनी जिम्मेदारी का विषय है। बिल्कुल। अगर आप जनप्रतिनिधि हो तो कितने लोगों की जवाबदारी आपके ऊपर है, बहुत कितना काम आपको करना है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप किसी को नाराज नहीं कर सकते। और कई कई बार दो व्यक्ति जब आपके पास अपना डिस्प्यूट सुलझाने के लिए आते हैं, तो आप देखिए कि यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव की बता रहा हूं। जी आपने अगर न्याय कर भी दिया, जी आपको पता है एक व्यक्ति गलत है, एक व्यक्ति सही है, आपने न्याय किया, एक पक्ष आपसे नाराज होगा, राजनीति में उसका नुकसान आपको। बिल्कुल। आपने दोनों को कहा भैया मैं बीच में नहीं पड़ रहा, हाँ, आप जानो, तो वो दोनों पक्ष नाराज पक्ष होंगे। नाराज हो जाता है, बिल्कुल। ये राजनीति के बड़े बारीक विषय हैं। जी इसीलिए इन सारी चीजों को हैंडल अनुभवी लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बिल्कुल। और पूरे देश का ज्ञान, हमारा देश कितने भागों में बटा हुआ है, आप सोचो। जी कितनी भौगोलिक विषमताएं हैं, कितनी भाषाई विषमताएं हैं, क्षेत्रीय विषमताएं हैं हमारे देश में। यहाँ पर आप भी जानते हो, केवल जब युवा निकलता है, पढ़ के निकलता है, तो किताबी ज्ञान से राजनीति होती नहीं, तो अनुभव से ही राजनीति आती है। इसलिए राजनीति में अनुभवी लोगों का अभी भी बहुत मान्यता है। जी युवा निश्चित रूप से राजनीति को अब बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि सूचनाओं के तंत्र बहुत ज्यादा विकसित हुए हैं। जी ज्ञान अर्जन करने के तंत्र, मोड्स जिनको अपन कहना जी, चाहिए, जी, वो जी। विकसित हुए हैं। बिल्कुल। पहले आपको घूम घूम कर सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती थी, अब आपकी सिंगल क्लिक पर सूचनाएं हैं। सूचनाएं आ रही हैं, बिल्कुल। तो जो पहले व्यक्ति 60 साल में मैच्योर होता था, आज युवा 40 साल में उतनी मैच्योरिटी रखता है। बिल्कुल। तो अब राजनीति में युवाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है, जी। भारतीय राजनीति के लिए बड़ी अच्छी बात है। हम लोग एनवाईएस इंडिया, यानी भैया मैं आपको बताऊं, नेशनल यूथ सिंपोजियम एक संगठन है जिसपे जो यूथ को इंकरेज करता है पॉलिटिक्स में आने के लिए। खासकर हम लोग इस पे काम करते थे, और ये यूट्यूब चैनल हमने उसी से स्टार्ट किया है। और यंग पॉलिटिशियंस को ही हम लोग ज्यादा अप्रोच करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यंग माइंड्स आए। और जैसे आप हैं, तो अगर यूथ, अगर जब तक पॉलिटिक्स में यंग लोग नहीं आएंगे, तो यंग माइंड्स आते हैं, तो यंग नई सोच आती है नहीं साथ सोच में। आती। जी, तो मेरे लास्ट 2-3 क्वेश्चन है अभी। पहले तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट आ रही है? ये एग्जैक्ट तो बताइए। मेरे लिए इसलिए बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी लंबे समय से क्षेत्र के बाहर नहीं निकला हूँ। जी लेकिन अगर सागर जिले की बात कहूँ, तो आप यह मानकर चलिएगा कि सागर जिले में 8 विधानसभाएं आती हैं। जी 8 में से कम 7 या 6, अच्छा। इससे नीचे नहीं जाएगा। तो अगर आप सागर जिले से अनुमान लगा सकते हो, तो निश्चित रूप से आप अनुमान यह लगा लीजिए कि जितना मीडिया के दोस्तों के, मेरे सोर्सेज जो है वो मीडिया में भी है, जी मीडिया के दोस्तों ने जितना मुझे बताया है, विगत पिछले 2 महीनों में भारतीय जनता पार्टी का माहौल मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से बना, और भी योजनाएं जो आदरणीय शिवराज जी लेकर आ रहे हैं, जी, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। खास अभी करके लाडली बहना रिसेंटली, योजना। हाँ, लाडली बहना योजना तो है ही। जी उस लाडली बहना योजना से अभी जो शिवराज जी ने 2 चीजें और जोड़ी, जी एक गैस सिलेंडर को जोड़ा, बिल्कुल। और दूसरा लाडली बहना आवास योजना। जी आज मैं एक गांव में ही था, जब शायद आप आए होंगे उस समय में, जी तो वो महिलाएं हाथ में फॉर्म लेकर मुझसे यही चर्चा कर रही थी कि भैया हमारे हस्बैंड का तो नहीं आ पाया, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई है कि आपने हमारे नाम पे प्रधानमंत्री आवास, जो अपनी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जिससे जुड़ा हुआ है, जी कुटीर कहते हैं हमारे यहाँ, हाँ, कुटीर, कुटीर।
कुटीर आपने हमारे नाम पर देने का जो योजना बनाई वो जी। काफी अच्छी है। अच्छा, और ये ऐसी महिलाओं ने कहा जो गांव की, ठेठ गांव की महिलाएं हैं, गैर पढ़ी लिखी है, लेकिन उन्हें पता है कि अब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे स्वयं की होने जा रही है। तो ये जो योजनाएं हैं जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का लगभग आधा वर्ग जी लाभान्वित होने जा रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसके कारण ही 130 135 सीटों से तो आराम से जी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 135 से तो ज्यादा आएंगी ही। अच्छा। हाँ, और अगर 150 प्लस और हो तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हम ये कहें कि 200 पार जाएगा, 300 पार जाएगा, तो ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन जी। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है हाँ। और सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता से नहीं है, परेशानी भीतर घात से होती है राजनीति जी। में। जो स्वयं के कार्यकर्ता होते हैं, जो स्वयं के नेता होते हैं, जिस पार्टी में वो काम करते हैं, गुस्सा होने के कारण, टिकट ना मिलने के कारण जो वो डैमेज करते हैं, जी। वो थोड़ा ज्यादा परेशानी का कारण है। जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण नहीं है, जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जो पार्टी में अंदरूनी विरोध झेलना पड़ता है उसके कारण ज्यादा सीटों का नुकसान मतलब हम होता है। ब्रेकिंग न्यूज बोल दें कि अभिषेक भैया ने बोल दिया है 150 सीट बीजेपी की आएगी। आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो खैर ये तो अपनी चुनाव की बात हुई। भैया एक चीज और है, आपके क्षेत्र में खास करके जैसे कि एक योजना चलती है कन्यादान योजना, आपके यहाँ ये विगत 21 सालों से, क्योंकि योजना तो शायद उससे बाद में आई है, 2005 से आई। इसको लेकर के काफी चर्चा होती है, ये आप बताइए कि ये कैसा है? और शायद आप उसी में हाँ, आपकी भी शादी जी। हुई है। तो सन 2001 के लगभग ये योजना नहीं कहना चाहिए उसको। जी। हमारा एक गांव है छिरारी करके, जी अनुसूचित जाति के लोगों की वहां पर थोड़ी ज्यादा सदस्य संख्या है। उन्होंने कुछ आपस में मिलके ही ये तय किया था कि हम एक समारोह पूर्वक 4-5 जोड़े होंगे, उनकी शादी करेंगे, क्योंकि वो गरीब वर्ग से थे। और माननीय मंत्री जी को उस समय, चूंकि विधायक थे, ऑपोजिशन के विधायक थे, उन्हें बुलाया। तो माननीय मंत्री जी ने देखा कि जो बेटियां थी उनके पास ढंग के पहनने के कपड़े भी नहीं होते थे उस समय। जी आज से 23 साल पहले का मध्य प्रदेश या भारत आप खुद भी कल्पना कर सकते हैं कि कैसा हुआ करता था। और जो लड़के थे जिन से शादी उन बेटियों की होने वाली थी, तो दुगनी तिगनी उम्र के थे। तो ये पूछा गया कि ये क्या कर रहे हो, ये लड़के इतने बड़े हैं, लड़कियां तो एकदम अभी 16-16 साल की, 17 साल की, 18 साल भले ही उनका अपना क्राइटेरिया है, नियम है, लेकिन गांव देहातों में अभी जी और लड़कों की उम्र 50-50, 60-60 साल। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो शादी करने की व्यवस्था नहीं है, जिनसे शादी हो रही है यही सारा हम लोगों को पैसा भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तब उस समय पिताजी को लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चियां इस दुर्गति का शिकार ना हो, बल्कि अब अधेड़ उम्र के लोगों से ब्याह ही जाए जवानी में। हाँ और कम से कम केवल गरीब होने के कारण किसी पिता का हाँ ये ख्वाब अधूरा ना रह जाए कि हमने अपने बच्चों को धूमधाम से ब्याया नहीं। ये योजना उस समय से शुरू हुई 2001 के लगभग। फिर प्रतिवर्ष जितनी हैसियत हमारी रही, जितनी सक्षमता हमारी रही, क्योंकि 2 साल तो हमें विपक्ष में ही करने पड़े, जी और उसके बाद सरकार बनने के बाद भी हम लोगों ने कभी आदिवासी वर्ग में, कभी पुनः अनुसूचित जाति वर्ग में हम लोगों ने यह कन्यादान कार्यक्रम किए, लेकिन उस समय उनका प्रचार प्रसार इतना नहीं होता था। फिर जब यह चीज सरकार को भी समझ में आई तो आदरणीय शिवराज जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस योजना को एक सरकारी अमली जामा पहनाया। जी और फिर हमने उस योजना को अपने यहाँ और बेहतर तरीके से लागू करके स्वयं का हिस्सा भी जोड़कर इसको एक बड़ा स्वरूप दिया। अच्छा और मेरे पिताजी के हृदय के सबसे निकट योजनाओं में से कन्यादान योजना है। योजना है। उनका सपना है और उनका संकल्प है कि क्षेत्र की कोई भी बिटिया ऐसी ना रहे, या क्षेत्र का कोई भी परिवार ऐसा ना रहे जो पैसों के अभाव के कारण अपनी बिटिया ना ब्याह पाए या धूमधाम से शादी ना कर पाए। हम उस संकल्प की पूर्ति के लिए ये काम करते हैं। ये बहुत बढ़िया है। तो भैया लास्ट में, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं सबसे ज्यादा यूथ हैं,
क्यूरियोसिटी होती है कि एजुकेशन के बारे में कि पहली बात तो आपने एजुकेशन के सिस्टम में यहाँ पर आपने क्या क्या, क्योंकि विकास तो हम लोग देख ही रहे हैं, यूथ स्पेशली एजुकेशन को लेकर के काफी चिंतित रहता है। दूसरा, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ ये मैं जानना चाहता हूँ। ये भी बड़ी मेरी इंटरेस्टिंग है। मैंने जी। शुरुआत तो यही गढ़ाकुटा से पढ़ाई की थी, सरस्वती शिशु मंदिर से। जी। कक्षा तृतीया तक हाँ। मेरी पढ़ाई हुई थी। फिर उसके बाद मेरे पिताजी के मित्र रहे हैं श्री भरत चौबे जी, जी। वो केंद्रीय विद्यालय दुर्गापुर महाराष्ट्र में आता है, वहां जी। पर शिक्षक थे। मेरे पिताजी ने 3rd क्लास से मुझे उनके पास भेज दिया था। अच्छा। वहां मैं 2 साल रहा और उसके बाद सागर की सेंट्रल स्कूल में 12th तक मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की। हाँ। और स्कूलिंग के बाद सागर के ही डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से मैंने BBA MBA कंप्लीट की। जी। 1 साल मैंने MA की भी सोशियोलॉजी, चूंकि मुझे हमेशा से एक जिज्ञासा भरा विषय लगता था कि सोशियोलॉजी करनी है, वो भी मैंने किया। फिर मुझे 1 साल LLB करने का भी अवसर मिला, लेकिन ये दोनों कोर्सेज में कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा। अब कभी समय मिलेगा तो निश्चित रूप से करूंगा। जी। MBA कंप्लीट है, ये मेरी व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मैं आपको बताऊं, जी। मुझे लगता नहीं है कि MBA या इस प्रकार की कोई पढ़ाई आपको स्वरोजगार दे सकती है। बिल्कुल। आप देखो ना, MBA का फुल फॉर्म अपन कहते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी। व्यवसाय करेंगे, बिल्कुल। लेकिन 99% MBA करने वाले नौकरी कर रहे हैं यार। ये बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि यार जो स्थापित करने चाहिए, व्यवसाय करने चाहिए, वो व्यक्ति खुद MBA करके कहीं नौकरी कर रहा है। इंजीनियरिंग की भी यही है, 95% ये हाल है करके थोड़ा। नौकरी करते हैं। इंजीनियरिंग का जो एक्सपेरिमेंट कोई कुछ नहीं करता है। मेंटेलिटी लंबे समय से बनी हुई है। बिल्कुल। एक तो रिस्क ना लेना, जी। रिस्क नहीं लेता अपने यहाँ का यूथ, और रिस्क लेने की बात जब आती है तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता उसके बाद। वही थोड़ा सा 2 चीजें हैं जी। एक तो रिस्क ले, दूसरा उससे अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। बिल्कुल। जो आज हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, जी। ये उसी का उदाहरण है। जी। इसने रिस्क ली और उसके पीछे अच्छा फाइनेंस सपोर्ट रहा, तो निश्चित रूप से ये लोग कामयाब होते हैं। देखिए, ब्रेन और ब्रिलियंट ब्रेन की कोई कमी इंडिया में है नहीं। बिल्कुल सही। हम नासा जैसी संस्थाओं में जाकर हमारे उनका ग्राफ बढ़ा रहे हैं। जी। हम अमेरिका में गूगल में काम कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, इंडियन से बिल्कुल अपना ब्रेन वहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चीजों की कमी है। हम भली सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, लेकिन चूंकि खुली बात हो रही है तो इसको किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सरकारी योजनाएं होने के बाद भी जी हमारे यहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है जी, वो हमेशा बड़ा नॉन रिस्की टाइप का रहा है। आप बैंक में भी लोन लेने जाओगे तो वो पता नहीं इतने प्रकार की आपकी पड़ताल करेंगे, और जब आप उनको अपना बिजनेस आइडिया बताओगे जी तो हमेशा उस बिजनेस आइडिया को ही प्रपोज करेंगे या मानेंगे जो शुरू से हिट रहा है। बिल्कुल। जिसमें उनको वापसी का गारंटी है। आप उनको कोई नया आइडिया दोगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन नए आइडिया का मतलब फेल होने की गारंटी नहीं है कि ये फेल ही होगा। सही बात है बहुत। इसीलिए थोड़ा सरकारों ने मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये सारी लेके आई हैं, लेकिन ये पूरा जो योजना का लाभ है ये इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि अंतोगत्वा व्यक्ति को सरकारी योजना लेकर जाना पड़ता है बैंक के सामने, और बैंक उन सारी चीजों को डिनाई कर देता है। बैंक को पता है कि पूरा पैसा हमें देना है, सरकार केवल गारंटी दे रही है, सरकार इंटरेस्ट देगी या सरकार सब्सिडी देगी, लेकिन एक बड़ा भाग तो बैंक को ही देना है। इसलिए बैंक इन चीजों को डिनाई करता है। थोड़ा गवर्नमेंट्स को इन चीजों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और मेरे हिसाब से जी सरकारों को कुछ संस्थान ऐसे खोलने चाहिए जो संस्थान इन स्टार्टअप्स के लिए जी स्वयं पहले समझें, देखें और फिर उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल सही, बहुत आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा आपने मतलब गजब का आइडिया दिया है, और हो सकता मतलब मैं मानता हूं कि सरकार को इसको मानना चाहिए। आप देखिए ना, अभी मैंने कुछ सीरियल्स देखे थे जैसे शार्क टैंक करके कोई शार्क, ये सारी चीजें सब अपने आइडिया है। आप देखो ना, वो आपको आइडियाज बता रहे हैं, वो आप बकायदा
बेहतरीन कमर्शियल बात हो रही है, बिल्कुल, कॉर्पोरेट बिल्कुल। सेक्टर की बात हो रही है, जैसा भैया हम आपके इसमें इतना स्ट्रिक ले लेंगे, आपका प्रॉफिट में हम इतने हिस्सेदार होंगे, हाँ। हम आपको इतना इन्वेस्ट करके देंगे। तो ये गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए। जी अगर गवर्नमेंट ने इस चीज को अपना हाथ में लिया, अब देखो लाखों करोड़ों रुपए हम कई ऐसी योजनाओं पर खर्चा कर रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा आउटपुट देश की ग्रोथ में नहीं है, नहीं है, कोई उसका आउटपुट नहीं है। अगर हम ऐसे संस्थान बनाएं जिसमें अपॉइंटमेंट भी हम ऐसे लोगों का करें जो इन चीजों को समझ सके, जी और गवर्नमेंट खुद फाइनेंस करे, बिल्कुल कितनी अच्छी बात होगी। सही बात है। और गवर्नमेंट अगर प्राइवेट मतलब उसमें पार्टनरशिप कर ले तो वो टैक्स लेने की बजाय अगर वो पार्टनरशिप कर लेगी तो उसको वैसे ही उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा बिल्कुल। गवर्नमेंट को। बिल्कुल। तो भैया आपने पहले तो इतने व्यस्तम समय में, क्योंकि हम लोग पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं और उसमें भी सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपने उसमें भी हमें समय दिया, उसके लिए तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि हम भी काफी टाइम से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यही जो आपने रिस्क कहा, तो ये रिस्क लेके ही हम लोग ये 2000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और बड़ी आज हम लोग सागर पहुंचेंगे। तो आपसे मिलके मुझे तो पहले तो बहुत अच्छा लगा और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में हमारा जो ऑडियंस है वो पूरा यूथ है, तो उनके लिए जो लास्ट में अगर जो भी मैसेज आप देना चाहें, और दूसरा NYS इंडिया नई नई चैनल है, उनको प्लीज आप शेयर और लाइक करने का बोल दीजिए और बिल्कुल। सब्सक्राइब करने का बोल दीजिए। है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं, NYS को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनके कंटेंट को आप शेयर भी करें, ऐसी मेरी आप सभी लोगों से अपील है। लास्ट में मैं सभी यूथ को जो संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो पॉलिटिक्स जो है वो गंदी चीज नहीं है। सामान्य रूप से युवाओं को यह चीज ऐसी लगती है कि इसमें गंदे लोगों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि समाज सेवा का सबसे बेहतरीन माध्यम है राजनीति। राजनीति को देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हम केवल करप्ट नेताओं को, करप्शन को देखेंगे तो राजनीति के प्रति कभी सही दृष्टिकोण नहीं बना पाएंगे। हमारे देश में नेता या संज्ञा हुआ करती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स की, और आज नेता संज्ञा हो गई है, एक गाली का प्रतीक नेता हो गई है। अगर हम किसी को नेताजी कह दें तो शरीर में आग लग जाती है, बड़ा बदलाव आया है। लेकिन मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि राजनीति में आप सभी की भागीदारी बहुत आवश्यक है। जब तक आप राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे, राजनीति आपके मन की नहीं हो पाएगी। जितना ही साफ सुथरी राजनीति आप चाहते हैं, उतनी ही साफ सुथरी राजनीति प्राप्त करने के लिए आपको राजनीति में भागीदारी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने जीवन में जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपको डालनी पड़ेगी। हम हार जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, ये मानसिकता आपको छोड़नी पड़ेगी। रिस्क कैलकुलेट करके जरूर, बिना रिस्क कैलकुलेट किए हुए कोई भी काम आप ना करें, वो चाहे किसी भी फील्ड का काम हो, चाहे राजनीतिक फील्ड का काम हो, चाहे व्यवसायिक फील्ड का काम हो, बिना रिस्क कैलकुलेट किए हुए कोई भी कदम आपको नहीं बढ़ाना चाहिए। ये मेरा आपके लिए पर्सनल सुझाव है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपकी हो, कड़ा कदम उठाने की प्रवृत्ति हो, और साथ ही साथ जो हम होम सिकनेस जैसी भाव हमारे मन में रहते हैं जो हमें बाहर जाने से रोकते हैं, जहां आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भाव भी हमें अपने मन से खत्म करने चाहिए। निश्चित रूप से अगर आप इन सारी चीजों को अंदर अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तित्व में उतारेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं वैसे आपको, और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और भविष्य के लेकर, भविष्य में भी को लेकर के भी मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।